गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था हास्यकरण की समझ, जिसके अंतर्गत हमने हास्यकरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा और साथ ही में आदिवासी लोगों के बारे में जानकारी हासिल की कि आदिवासी लोग कौन होते हैं और आदिवासियों की प्रचलित छवियाँ कौन सी हैं, जो कि हमने आपको चित्रों में दिखाया था कि किस प्रकार की पारंपरिक वेशभूषा पढ़कर वह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। और आदिवासियों के विकास की गाथा भी हमने अपने लास्ट लेक्चर तक के सुनाई, जिसमें हमने एक कविता भी बताई जिसके अंदर असम में और किस प्रकार से उनकी हालत है उस पर जो गीत गाया गया था उसके बारे में हमने आपको बताया। साथ ही साथ बताया कि किस प्रकार से ये जो क्षेत्र थे जो जंगल के रूप में हमारे भारत के अंदर थे और वह धीरे धीरे किस तरीके से उन लोगों को वहाँ से आदिवासियों को हटाया गया और वहाँ पर उद्योग धंधे आदि स्थापित किए गए। और आज स्थिति ये है कि हमारी लगभग इन योजनाओं परियोजनाओं की खनन की और ये जो योजना है वहाँ से 50% जो आदिवासी थे विस्थापित हो गए हैं। और इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, जीव अभ्यारण्य हैं, जिनका बहुत बड़ा क्षेत्रफल इस इलाके में आता है जहाँ पर मूल आदिवासी रहा करते थे, अब वहाँ से वह उजड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। आज हम आदिवासियों के हम अभी जो पढ़ चुके हैं आदिवासियों के बारे में, अब हास्यकरण को हम एक अलग रूप में और पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यक और हास्यकरण क्या है। आप सभी ने अपने पहले पार्ट में पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा जो भारत का बना हुआ संविधान है उसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। ये सुरक्षा उन्हें क्यों मुहैया की गई है इसके बारे में भी बताया है। अल्पसंख्यक जो शब्द है आमतौर पर उन समुदायों के लिए प्रयोग में लिया जाता है जो संख्या की दृष्टि में जो हमारे भारत में अन्य समुदाय हैं उनकी अपेक्षा में कम होते हैं। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इससे न तो केवल सत्ता और संसाधन तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय जो हैं हास्यकरण पर कसकते चले जाते हैं और वे सब जो साधन उन्हें मिलने चाहिए उनसे दूर होते चले जाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति के वर्चस्व होने की आकांक्षा से बचाने के लिए उनके लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता पड़ी। और यही कारण है कि भारतीय संविधान के अंदर अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के प्रावधान भी लाए गए हैं। ये प्रावधान इसलिए लाए गए हैं ताकि उन्हें भेदभाव नुकसान की आशंकाओं से बचाया जा सके। कुछ परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति कुशलक्षेम के बारे में अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं। असुरक्षा की भावना उनमें और भी ज़्यादा महसूस तब होती है जब अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच क्या होता है, संबंधों में तनाव होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे कि भारत की बात करें तो आपने हिंदू मुसलमान जो 1947 है तब से लेके आज भी अगर हमारे देश में देखें तो दोनों समुदायों के बीच हर समय तनाव रहता है और तनाव के कारण रहते हैं। यही कारण है कि संविधान में उन सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई जिससे कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा बनी रहे, समानता बनी रहे और न्याय की स्थापना हो सके। और यही कारण है कि भारत में की विविधता में एकता और सांस्कृतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सभी को समान न्याय मिले, उसके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका, जो कि हमारे न्याय के 3 स्तर हमें बताए थे, न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर किसी भी नागरिक को हमारे समानता का अधिकार दिया गया है, अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि जो हमारे दिए गए मौलिक अधिकारों का कहीं पर भी हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। तो
ये सब चीज़ें हमारे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के अंदर बनाए गए हैं प्रावधान, जिससे इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव, नुकसान, किसी भी प्रकार के तनाव आदि से इन्हें बचाया जा सके और जो मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं उनकी भी सुरक्षा की जा सके। तो आइए अब हम इस पाठ में प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हास्यकरण को समझते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुसलमानों की संख्या भारत में अन्य समुदायों की संख्या में कम है, इसीलिए उनको अल्पसंख्यक के रूप में माना जाता रहा है। तो आइए, मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और दूसरे अन्य समुदाय जिन्हें कि बहुसंख्यक कहा गया है, तो मुसलमानों को हास्यकरण पे कैसे माना गया उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 13.4% थी। यानी अगर हम 100% की बात करें जिसमें अन्य समुदाय हैं, तो 13.4% एक तरह से अल्पसंख्यक में मुसलमान थे। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना माइनॉरिटी में माना जाता है, क्योंकि वे दूसरे अन्य समुदायों के मुकाबले में सामाजिक आर्थिक विकास में उतने लाभ उनको नहीं मिल रहे थे। विभिन्न स्रोतों से ली गई कुछ जानकारियाँ हमारे पास यहाँ है, जिसके अंदर मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय, जिसे हम अल्प समुदाय भी कहते हैं, अल्पसंख्यक, उनकी स्थिति कैसे है, आइए हम इन सारणियों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। पहली सारणी जो दी गई है वे मूलभूत सुविधाओं से संबंधित 1994 के संदर्भ में दी गई है कि यहाँ दिखाया गया है कि कच्चे मकानों में 63.6% लोग मुसलमान जो हैं कच्चे घरों में रहते हैं, जबकि अगर अन्य समुदाय बात करें हिंदू की तो 55.2% लोग ही कच्चे घरों में रहते हैं। बिजली की बात करते हैं, जो सुविधा है एक हमारी, वो 30% मुसलमानों के घर में बिजली है, जबकि 43.2% हिंदू घरों में बिजली है। इसी प्रकार पाइप में पानी की बात करते हैं तो 90.4 मुसलमान पाइप के पानी का उपयोग करते हैं, जबकि 25.3% हिंदू पानी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो थी मूलभूत सुविधाएं जो कि हिंदू और मुसलमान के बीच में आपको यहाँ कंपैरेटिवली बताई गई है। दूसरी है कि विभिन्न धर्मों की साक्षरता की बात करते हैं, जो कि हमारे पास आंकड़ा है 2001 का कि कुल साक्षरता हमारे यहाँ 65% है, जबकि हिंदू 65% पढ़े लिखे हैं, मुसलमान 59%, ईसाई 80%, सिख 70%, बौद्ध 73% और जैन 94%। इस तरह से अगर देखें तो हमारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, उसमें मुस्लिम जो हैं जो सबसे कम साक्षर माने गए हैं। पिछली सारणी जिसमें हमने मूलभूत सुविधाओं की बात की थी, उसमें भी देखें तो अन्य समुदायों को ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं मिलती है अपेक्षाकृत मुसलमानों की। अब आती है तीसरी सरकारी नौकरियों की। सरकारी नौकरियों में जो मुसलमानों का प्रतिशत है वो बता रहे हैं कि आबादी जो कि हमने पढ़ा था 13.45% है, उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंदर यानी IAS के अंदर 3%, भारतीय पुलिस सेवाओं के अंदर 4%, भारतीय फॉरेन सर्विसेज जो होती विदेशी सेवा IFS में 1.8%, सार्वजनिक इकाइयाँ जो होती हैं हमारी पब्लिक सेक्टर में 3.3%, राज्य स्तरीय PSU के अंदर 10.8% और बैंक और रिजर्व बैंक के अंदर 2.2% लोग आबादी का मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में कार्य करता है। तो आज हमने मुसलमान और हास्यकरण की जो एक स्थिति है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनको इन 3 सारणियों से जानने का प्रयास किया। आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो आंकड़े हमने आज पढ़े हैं ये क्या बताते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।